हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। अ वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए और अपने एग्ज़ाम के लिए व्यस्त हो गए। एम आई राइट? ओके ओके ओके, जुड़ जाइए सभी। पॉलिटी तो आप सभी को पता है 13 लेसन, 13वां लेसन है, 13वां दिन है आज हमारा। और इंडियन पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस की घटना चक्र, कौन सी, जनरल स्टडीज़ की घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। और उसमें भी इंडियन पॉलिटी मैं करा रहा हूँ शाम 7 सवा 7 बजे, और सुबह में महेश सर इंडियन हिस्ट्री करा रहे हैं, यानी कि इतिहास को वो कवर करा रहे हैं थ्रू एमसीक्यू, और शाम में भी थ्रू एमसीक्यू हम कवर करा रहे हैं, जो सीधे आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024 को लिए सीधे हिट करती है, सीधे टारगेट करती है। तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अभी क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे इन सब चीज़ों को खोजते हैं। उस टाइम पे बर्डन इतना होता है कि एक तो माइंड इतना प्रेशर में होता है और चीज़ें एकदम ठीक ठाक नहीं मिल रही होती हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है। तो अभी हमारे पास लगभग 70 के आसपास दिन है आरओ के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो थोड़ा सा अभी से हम तैयार होते हुए चलें। ऐसा नहीं कि एक साथ सीधे हम कुरुक्षेत्र में उतर जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आराम से पहले आप खुद को तैयार करना है और फिर अपनी कहानी बनानी है। ओके, चलें। ओके, तो मूल अधिकार हमको आज शुरू करना है। कौन सा मूल अधिकार? चलिए, तो इसके क्वेश्चंस कवर करते हैं। क्या करते हैं? इसके क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो जो हम क्वेश्चन करते हैं उसके नीचे ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं बॉक्स में। बॉक्स इसीलिए दिया होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और रिवीजन आपका अच्छे से हो। ठीक है ना? तो देखिए, नींद खोलो योजना, मुंह पे पानी मारो पहले अपने पे। एस्पिरेंट्स, पहले तो अपने चेहरे पर पानी मारिए, आंखें खुलनी चाहिए। नहीं सर, मैं तो सो के आया हूँ, देखो मेरे को आंखें खोलने को मत बोलना। हाँ भाई, आंखें खोल के भी सोना ही कल आया वैसे जो आप करते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? बताइए मुझे। आईएएस का पहला क्वेश्चन आपके लिए आईएएस का रख दिया है, मतलब हिलाने वाला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आईएएस में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? बताइए मुझे, कौन सा करता है? पता है कुछ? तो ये है शक्तियों का पृथक्करण। भाई, जिसके पास जिसकी शक्तियां बांट दी जाएंगी, तो सीधा सा एक लॉजिक है, हल्का सा माइंड में थोड़ा सा रखना कि मान लीजिए मेरे पास शक्ति मेरी अलग है, इसके पास शक्ति दूसरे के पास अलग है, तो हम अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो किसी में इंटरफेयर करेंगे ना, किसी के लिए बढ़ेंगे चढ़ेंगे ना, किसी से लड़ाई वगैरह करेंगे। तो सीधी सी बात है, शक्तियों का पृथक्करण। एक शक्तियों का पृथक्करण एक ऐसा है जो स्वतंत्रता को नियत करता है किसी भी उदार लोकतंत्र में। याद रखिएगा, जहां पर किसी ऑप्शन में शक्तियों का पृथक्करण आ रहा है और वो लोकतंत्र को इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना वो ऑप्शन वही ठीक होगा, शक्तियों का पृथक्करण वाला। फिर भी देख लेते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, एक कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। सीधी सीधी बात यह कह रहा है कि कोई कमिटेड जुडिशरी है जो सरकार के अनुसार चलती है, तो ऐसी न्यायपालिका क्या आपकी सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है? वो तो सरकार के इशारों पर चलेगी, नहीं कर सकती। तो हमको क्या चाहिए? शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका की शक्ति अलग हो, कार्यपालिका की शक्ति अलग हो, विधायिका की शक्तियाँ अलग हो। यही हमको बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी ध्यान रखना, तीनों की शक्तियाँ बांट दी जाती हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखो, क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे और सॉफ्ट भी आएंगे, आराम मतलब आसान भी आएंगे। तो मतलब ये नहीं कहना है कि मुझे क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता। देखो, कंपटीशन में उतरे हो तो पीछे तो हट मत जाना, ठीक है? डरना तो बिल्कुल नहीं है यार, मेहनत करनी है। बाकी ये नहीं सोचना है, अगर आप यही सोचने लग जाओगे कि यार मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए, होगा नहीं होगा। लेकिन आप 6 से 1 साल, एक लगभग 10 से 12 महीने सीधे खड़े दे दीजिए एग्जाम को, बिगर कुछ सोचे, बिगर कुछ समझे, बिगर स्ट्रेस लिए, बिगर इधर उधर ध्यान लगाए कहीं भी। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, क्या ऐसा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। सेकंड देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को परिचय दिया था, क्या ऐसा है। तीसरा क्या कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को परिचय दिया था। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ा है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था किसका, फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहले, याद है ना आपको। पीछे रिकॉल करिए, पीछे पहुंचिए, पीछे पहुंचिए, नहीं पहुंचना, चलिए आगे पहुंचिए। आप नहीं जा पा रहे हो पीछे तो आगे देखिए, आगे है ये। भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, याद रखना। ये सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो समर्थन किया गया था वो कहाँ पर था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता बताया है, किसको, मूल अधिकारों को। किसने बोला है ये बताइए मुझे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो ये बोला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस ना यूपीपीसीएस में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना, हल्के से अलर्ट रहना, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आपको। मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा था और हिस्ट्री में सीधे सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहना है हल्के से। और ये हमको कौन बताता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स, घटना चक्र ही हमको बताती है, बाकी आपको कोई नहीं बताने वाला, याद रखिएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार क्या है। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, बताइए मुझे। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या फिर लचीले हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं। तो ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या है, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इनको लेकर, मतलब इसकी शिकायत को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप न्याय की मांग कर सकते हैं। तो इसको ही बोलते हैं वाद योग्य, यानी कि न्यायालय में आप जा सकते हैं। कैसे, भारतीय संविधान ने सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित की हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं नहीं नहीं। समझ आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो। अरे बोर नहीं होना है भाई, देखो बोर नहीं हो रहा है। अगर कंपटीशन में खड़े रहना है तो सीधी सी बात है, बोर नहीं होना है। अगर लग रहा है कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा तो समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैं बहुत थोड़ा सा कठोर आपको लगूंगा और मैं हल्का सा सीरियस हूँ भी, ज़्यादा सा थोड़ा सा सीधी सी बात कहता हूँ मैं, हल्की सी बात ये है जो मतलब पसंद आती भी नहीं है लोगों को। चलिए, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मतलब बहुत सारा मोटिवेशन आपके अंदर भर दिया, बहुत सारा भर दिया, भाई कर कर तू कर सकता है, तो हिंद महासागर पी सकता है, तो प्रशांत महासागर पी सकता है, तो आसमान चीर सकता है, तो ये कर सकता है, तो वो कर सकता है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, वास्तविक रहना सीखिए, रियलिस्टिक। बाकी बहुत बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये जितने भी मोटिवेटर बैठे हैं ना, मोटिवेटर जितने भी हैं, इनसे पूछ के देखो इनके मतलब जीवन में चल क्या रहा है। इनके बाल उड़ गए स्ट्रेस लेते लेते, तनाव लेते लेते, और दूसरों को ये मोटिवेट करते रहते हैं। मैं तो आजकल टीचर्स को देखता हूँ, यानी कि टीचर्स कम और मोटिवेटर ज़्यादा लगते हैं। ये पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। 5वां देखिएगा क्या रहा है, स्क्रीन पर देखिए 5वां, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मतलब जो हमारे राइट है इनको फंडामेंटल क्यों बोला गया है, मतलब इनको मूल क्यों बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया है राइट्स को, बताइए मुझे। ऐसा कुछ तो होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा। क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए यह संविधान में उल्लिखित होता है। क्या ऐसा लिखा गया है कि संविधान में ऐसा है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है। देखो ये तो होगा तीसरा ऑप्शन, लोक कल्याणकारी होता है, तो जिसमें 3 नहीं है उसको तो हटा देना। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि इससे हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। चौथा जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। देखो ये जरूरी है इसमें, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको फंडामेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसमें जिसमें चौथा है वही हो जाएगा, यानी कि ये वाला, सॉरी वो
बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन इसमें सी होगा जिसमें 4 है। ठीक है, तो 5वां भी संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है। और आगे और क्या दे रखा है, यह संविधान में उल्लिखित है, इसलिए हमको फंडामेंटल बोले जाते हैं इसलिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। इसने दिया कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों को महत्व समझा। उन्होंने जाना कि फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई थी। मौलिक इसलिए ताकि वो आपके विकास के लिए मूल हैं, मौलिक हैं। ठीक है, ये अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मतलब इतने बहुत जरूरी हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, ये संविधान में लिख दिया गया है, तो इसलिए हम इसको मौलिक बोला गया है। ओके, चलिए आगे देखिए। सिक्स देखिए क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार हैं। बताइए मुझे, फिर वही क्वेश्चन है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऐसा है क्या कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते? बिल्कुल नहीं भाई, जहाँ पर इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी पावर लगती है, वहाँ पर मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आके बोल दे मंच से, जैसे कि नोटबंदी के लिए मोदी जी ने बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आज से बंद होते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऐसा है क्या कि इच्छा भर से ये निलंबित हो जाएंगे? भाई इच्छा से थोड़ी हो जाएंगे कि आपने इच्छा जताई और निलंबित हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। जब इमरजेंसी पावर लग रही हो, जब इमरजेंसी लग रही हो पूरे देश में, तो देश की संचालन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हम निलंबित कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, निलंबित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये दे रखा है कि अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 में आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ओके, अंडरस्टैंड? चलें आगे, आगे चले ना। चलिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। कौन से वक्तव्यों पर? निम्न वक्तव्यों पर, आगे आने वाले पर। क्या कह रहा है? ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या ऐसा है कि जो राज्यों के काम हैं उनके विरुद्ध एक गारंटी है? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आगे देखेंगे। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। बिल्कुल ठीक है, पढ़ा था ना हमने कुछ कि मौलिक अधिकार कहाँ पे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या पढ़ा था? नागरिकता भाग 2 में और मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो कुछ याद आया? याद आया आपको? कुछ आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो जरूर याद आना चाहिए भाई। देखो आंखें धोकर बैठे यहाँ पर, जब भी बैठे मेरे साथ। ओके, नींद तो नहीं आ रही है? छींटे मारे पानी के। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक है, सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल ठीक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ऐसा है क्या भाई? अमेरिका से तो लिए गए हैं ये, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए मुझे? आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक है। ओके, बाकी तीनों क्यों ठीक है पता है आपको? देखिए 8वां, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए मुझे, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है जिसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है? बताइए मुझे कौन से में? बताइए किस में दे रखा है? 12 से लेकर 35 में बताया था कल। हेलो, इधर देखिए मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ देखिए। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 15 बताया था। जी सर बताया था, बोलोगे तो नहीं? नो सर। और भाग 3
फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ओके, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बोलना नहीं है भाई। कितने फंडामेंटल राइट है आपको पता है? 6। कितने हैं? 6। 9वां देखिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इस अनुच्छेद को मत भूलना, अनुच्छेद नंबर 13। ये क्या कहता है? क्वेश्चन तो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ऑप्शन जरूर क्लियर कर देगा। कौन सा? ये ऑप्शन आपको ये क्लियर कर देगा। क्या कह रहा है देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है, जो हमारा 13वां अनुच्छेद है ना संविधान में, वो क्या कहता है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अलर्ट, इधर देखिए मेरी तरफ, या तो संघ है या राज्य है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता या उनको कम करता है। अगर संघ और राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीनता है या मौलिक अधिकार को कम करता है, तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत वर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि अमान्य कर दिया जाएगा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। और अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार बताता है, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना तय करता है। तो 32 को भी याद रखना है, 245 को भी याद रखना है और 326 को भी याद रखना है। याद रखोगे ना बच्चों? थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं कैसे, अभी ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? देखिए आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, फिर वही बताइए मुझे क्या है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। किस संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। किस संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से हैं बताइए? समता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से हैं और कहां से लेकर कहां तक है समता का अधिकार? तो वो है हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। याद रहेगा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम पढ़ ही चुके हैं। कैसे कैसे? समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, इस तरह की क्रोनोलॉजी है। अब हमें 14 से लेकर 18 में क्या दिया गया है? 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में दिया गया है हमें समता का अधिकार। और इसमें कितने अधिकार हैं? कितने अधिकार हैं? 5 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कि जो भी भारत में रूल और रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर है, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो विधि के समक्ष समता। 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपका कौन सा धर्म है, आप कौन सी जाति के हो, मतलब ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे 16वां क्या कहता है? 16वां कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता बताता है ये। 17वां क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत दिखाता है, यानी कि आपको कोई जो छुआछूत का जो होता है ये एक समाज में चलता है, इसके खिलाफ है ये, कि आपको कोई छू नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अनुच्छेद 17 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट विजिट करते हो, सीधे अनुच्छेद 32 को लेकर आप, मतलब इन महाशय जो आपको गंदा बताते हैं, आपकी गरिमा का उल्लंघन करते हैं, आपको छूते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको नहीं छुएंगे, तो आपके पास बहुत सारे वेपन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत आप सीधे कार्रवाई करवा सकते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि आपके पास कोई राजा वाजा की उपाधि है जो बहुत पुरानी है तो उसको अंत कर देगा ये अनुच्छेद 18, ताकि आप किसी के आगे बहुत अपने आप को बहुत ऊंचा ना बना सकें। समता का अधिकार यही तो बताता है कि आप सब बराबर हैं। ओके, तो आपके पास 2 बहुत बड़े अनुच्छेद हैं। इसमें मैं जो आपको बता के चला था कि मैं आपको बताऊंगी कौन से आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं, कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके जीवन में काम आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। एक तो अनुच्छेद 15 ध्यान रखना, अनुच्छेद 15 ये वाला, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कहीं भी। अगर आपसे ऐसा कुछ होता है, आपसे भेदभाव किया जाता है, आपके धर्म को मानकर आपको कुछ बोला जाता है, आपकी जाति को मानकर आपसे कुछ बोला जाता है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, या फिर आपके लिंग को मानकर या फिर जन्म स्थान को मानकर कुछ भी कहा जाता है, तो आप सीधे कोर्ट में जाकर एक्शन करवा सकते हैं, अंदर करवा सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। ओके, आप बोल सकते हैं कि मेरे पास अनुच्छेद 15 है।
फंडामेंटल राइट है मेरा। 12वां देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? बताइए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद, बताइए, अनुच्छेद 14, 15 और 16, 13 में नहीं है। तो कौन कौन से थे? 14, 15 और 16 में। देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के, अनुच्छेद 13 को मैं बता चुका हूँ, आसान भाषा में बोलूँ तो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स को सरकार का कोई भी मतलब केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है आपके फंडामेंटल राइट्स को कम कर रही है या उनको छीन रही है, तो इसके तहत अनुच्छेद 13 के तहत आप उनके साथ कार्रवाई कर सकते हैं, अमान्य घोषित करा सकते हैं, उसको शून्य भी करा सकते हैं। 13वां देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए, अनुच्छेद 14 कौन सा है? अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कैसे लगाता है? देखिए, यह कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है कि उसको समान ही माना जाए, उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए विधि के अनुसार। ठीक है, याद रहेगा जी। देखिए आगे देखिए, 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है, बताइए मुझे, अनुच्छेद 16 है या फिर 15 है या फिर 13 है या फिर 14 है? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समता। 15 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? फिर वही क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण या कानून के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 याद रखिएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान यानी कि कोई रूल, कोई रेगुलेशन जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आईएएस में और पीसीएस में अभी हमने पढ़ा था, वो 1999 में आया था ये क्वेश्चन। देखिए, तो कब इसके क्वेश्चन कब आके रख जाएं आपके सामने पता नहीं चलता, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, अभी आपको मैं सीरियस नहीं लग रहा हूँ, लेकिन याद रखना एग्जाम के टाइम पे आपको यही बात याद आती है कि हाँ मैं पीवाईक्यू एक बार देख लेता, 2-4 क्वेश्चन मेरे आपके हिट हो जाते। तो ये कहता है अनुच्छेद 14 क्या कहता है? जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसे कि आईएएस वगैरह, जो आपके कार्यपालक हैं जैसे कि आपके मंत्री हो गए या फिर सांसद हो गए, तो इनको अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है? वो 14 अनुच्छेद है। चलिए आगे देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य। विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? बताइए। हेलो, इधर देखिए। अरे सोना नहीं है भाई, सोए तो नहीं है, आधे घंटे क्लास होती है आपकी बस। पानी पी लो, योजना चलाओ। चलो थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर मारो और थोड़ा सा अपने गले में उतारो। देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? बताइए। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऐसा है क्या? सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज्य, ऐसा तो नहीं है भाई। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऐसा भी नहीं है। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, नहीं। आंसर एक देखिए, सभी के लिए एक कानून, याद आ रहा है? विधि के समक्ष समता यानी कि सभी के लिए एक ही कानून है और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र है, यानी कि एक ही जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। चलिए, ये क्या कहता है कि विधि का नियम या शासन, कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है क्या? भारत सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं, देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, याद हुआ? चलिए, धर्म के आधार पर यह कह रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। बताइए क्या? बिल्कुल नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? बिल्कुल नहीं। समता का अधिकार क्या बताता है? ये समता का अधिकार। बच्चों क्या बताता है? समता अधिकार। कैसे बताता है? अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार शामिल है। 19वां देखिए क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोराया राजन 1951 में एक मामला निकल के आया, एक मुकदमा चला। कौन सा? मद्रास राज्य वर्सेस दोराया राजन मामला। इस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? 1951 का जो मामला था मद्रास राज्य वर्सेस दोराया राजन मामला, उसमें कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? क्या विधि के समक्ष समता का अधिकार को, या फिर भेदभाव के अधिकार को, या फिर अस्पृश्यता के अधिकार को, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को? तो कौन सा था? तो ये था आंसर बी। कौन सा वाला? देख लेते हैं, भेदभाव के अधिकार को। कैसे? देखिए, मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराया राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किए गए। तो थोड़ा सा बस बहुत ज़्यादा डीपली लग रहा होगा। छोटा सा याद रखना है कि जो आपका दोराजन मामला था 1951 वाला, उसमें भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, उस जो भेदभाव मतलब आर्टिकल 15 ये तो बताता है भेदभाव वाला, यानी कि लिंग, जन्मस्थान, जाति वाति इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 बताता है। तो इसी के अधिकार, इसी के बारे में चर्चा करते हुए 1951 का जो मामला था उसमें इसको संशोधित किया गया था। 20वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 15। याद रखना, आरक्षण से मामले जब भी क्वेश्चन बनेगा आपसे जरूर पूछेगा। जब आरक्षण का मुद्दा न्यूज़ में रहेगा, आपके न्यूज़पेपर में हाईलाइट होगा, कभी भी उठेगा आरक्षण को लेकर, तो आपसे क्वेश्चन हर बार बनेगा। जैसे ये बना है, कैसा क्वेश्चन है? जो हमारे पिछड़े हैं, ओबीसी वर्ग है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी हैं, एसटी हैं, उनके आरक्षण की सुविधा कहाँ पर प्रदान की गई है ताकि उनको गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी हो सके या फिर शिक्षण संस्थानों में उनको आगे किया जा सके। तो यह अनुच्छेद 15(5) में ध्यान रखना। कैसे है कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में यानी कि स्कूलों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी स्कूल शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? ओके। चलिए फिर देखिए 21वां क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए थे? बताइए मुझे, कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? तो अनुच्छेद ये वाला 15(4) और 16(4) दोनों के याद रखना। ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में। कैसे थी? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधान के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। 103वां संविधान संशोधन होता है जो 2019 में आता है। उसके द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद यानी कि खंड जो है 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103 मन आपको पता है ना, वो वाला स्वर्ण वाला, EWS वाला, इकोनॉमिक।
याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो 15/4 को याद रखना है, 16/4 को याद रखना है और 15/5 को याद रखना है। अभी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आज थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इनको एक्सप्लेन ज़्यादा किया जा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ क्रिस्टल क्लियर होते चलेंगे आपके क्वेश्चन, ये माइंड में रख लेना। ओके, बाकी यार बोर मत होना, या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से याद नहीं होता, मैं तो 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मैं तो 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे ये करना है। देखो या तो सो जाइए या फिर क्रैक कर जाइए। तो ध्यान रखना, लेट्स क्रैक इट, क्रैक करना है बस। चलिए तो ख्याल रखिएगा अपना, और अभी क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आधे घंटे का स्लॉट रहता है हमारा, आगे बढ़ाएंगे इसको 45 मिनट करेंगे, ताकि कोई आपके फटाफट से आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम अदर सब्जेक्ट शुरू करेंगे इस महीने के लास्ट तक, ये कंप्लीट हो जाएगी, और फिर 1 महीने अदर सब्जेक्ट चलाएंगे, तो आपके सारे 90 डेज हार्ड चैलेंज हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना, ख्याल रखना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, और शेयर जरूर करना। ओके ओके ओके, चलिए मिलते हैं कल, ध्यान रखिएगा अपना।